Hello students, welcome to my channel. This is Dr. Vinita Negi, making maths learning easy and simple for you. आज हम मैथमेटिकल साइंसेज में सहसा नेट फरवरी 2022 के पार्ट बी के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल साइंसेज में पार्ट बी के क्वेश्चंस को। तो ये पहला क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा का है। यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, आपको बताना इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। दोनों फॉल्स है, दोनों ट्रू है। ठीक है, सो अगर मैं पहले स्टेटमेंट को देखूं, यहाँ पर मेरे पास एक मैट्रिक्स दे दिया 4x4 का मैट्रिक्स, और यहाँ पे दे दी डायमेंशन। किस चीज की डायमेंशन? रो स्पेस की। तो बेसिस है, बेसिस का डायमेंशन, रो स्पेस का डायमेंशन आपको क्या बता रहा है? दिस इज रैंक। सो रैंक ऑफ n इज इक्वल टू 2, बिकॉज यहाँ पे दो एलिमेंट्स है, तो बेसिस की डायमेंशन और उस मैट्रिक्स के लिए रैंक 2 हो जाएगी। ठीक है, एंड दैट इज द नलिटी। कहां से आ रहा है? नलिटी ऑफ n से। सो यहाँ पे कितनी है? a की वैल्यू है। सो आई कैन से नलिटी ऑफ n इज इक्वल टू 1 हियर। ठीक है, बाय रैंक नलिटी थ्योरम, रैंक प्लस नलिटी इज इक्वल टू डायमेंशन। ठीक है, आपके पास रैंक कितनी आई? 2 प्लस नलिटी कितनी है? 1। दिस इज इक्वल टू 3। बट हमारे पास यहाँ पर क्या है? 4x4 मैट्रिक्स है, डायमेंशन इज इक्वल टू 4, बट 3 इज नॉट इक्वल टू 4। सो रैंक नलिटी थ्योरम फुलफिल नहीं करता, तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स होगा। अगर मैं यहीं पे दूसरे स्टेटमेंट को देखूं, तो यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स की डायमेंशन दे रखी है ट्रांसपोज के अकॉर्डिंग, तो दिस इज ऑल्सो रैंक। फॉर m मैट्रिक्स ये रैंक दे दी आपको 2। ठीक है, एंड दिस इज रैंक ऑफ m। अगर मैं यहां बात करूं नलिटी ऑफ m, सो नलिटी दे दी m की 2। वी नो दैट रैंक प्लस नलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। डायमेंशन इज ऑल्सो 4 हियर। इट मीन्स ये वाला स्टेटमेंट आपका ट्रू है। पहला स्टेटमेंट फॉल्स, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू। सो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट स्टेटमेंट हियर, ट्रू स्टेटमेंट हियर। ठीक है, सिंपल आपने रैंक और नलिटी थ्योरम का यूज करना है यहाँ पे, बड़े आराम से ये पार्ट बी का क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट का। यहाँ पे अगर मैं बात करूं कॉशी थ्योरम की, तो कॉशी थ्योरम कहती है लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी ए n की अगर मुझे l मिलती है, फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स फॉर कॉशी, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी a1 प्लस a2 एंड सो ऑन an बाई n, इस सम को अगर मैं n से डिवाइड करूं तो मुझे सेम लिमिट मिलेगी। कॉशी थ्योरम है लिमिट में, ये फर्स्ट थ्योरम है, कॉशीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स। सो अगर मैं कहूं यहाँ पे जो nth टर्म है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, nth टर्म है मेरे पास n पावर 1 बाई n, दिस इज इक्वल टू 1। आप इसको नॉर्मली लॉग लेके भी कर सकते हैं। यू कैन टेक दिस y इज इक्वल टू n पावर 1 बाई n, एंड देन आप इसे लॉग ले लेंगे, ये लॉग y हो जाएगा, ये 1 बाई n लॉग हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से सिंप्लीफाई करके देखेंगे। सो आपको लिमिट की वैल्यू यहाँ से 1 मिल जाएगी व्हेन n टेंड्स टू इंफिनिटी। और मुझे यहाँ पे लिमिट कितनी मिली? 1 मिली ए एन के लिए। तो बाय समेशन, बिकॉज यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? 1 प्लस अंडर रूट 2, इन सब का समेशन किया गया है एंड डिवाइडेड बाय n। सो बाय कॉशीज फर्स्ट थ्योरम फॉर दिस लिमिट ऑल्सो इक्वल टू 1, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है जी, देखिए नेक्स्ट आपका लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है। आपको एक मैट्रिक्स दे दिया, साथ ही यहाँ पे ये दे दिया कि 1 इसकी एक आइगन वैल्यू है। अब इसके बाकी के स्टेटमेंट्स पढ़िए और बताइए एबीसीडी में से कौन सा ट्रू है। जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन दे रखा है, चाहे पार्ट बी है चाहे पार्ट सी है, क्वेश्चन को केयरफुली पढ़िए, समझिए और ऑप्शंस को रिलेट कीजिए। क्योंकि जब हम पार्ट बी की बात कर रहे हो तो हमें 3 रॉन्ग आंसर चाहिए, एक करेक्ट आंसर चाहिए। लेकिन जब हम पार्ट सी को अप्रोच कर रहे हैं तो चारों भी आंसर हो सकते हैं, तो एक एक को 1 बाय 1 हम चेक करते हुए जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है आपके पास? यहाँ पे एक आइगन वैल्यू 1 दे रखी है। अब थोड़ा इस मैट्रिक्स पे कंसंट्रेट करें। बाय कॉलम सम 1 and 1 2, 2 minus 1 plus 1, that is also 2, and यहाँ पे 3 minus 1
2। हर रो का, हर कॉलम का सम अगर कोई वैल्यू होती तो इट मीन्स वो आइगन वैल्यू है, ठीक है ना। तो हर कॉलम का सम मुझे 2 मिल रहा है, सो मुझे एक और आइगन वैल्यू मिल गई 2। इट मीन्स एक आइगन वैल्यू है 1, एक आइगन वैल्यू है 2, और जो इसे मैं लैम्डा 1 कह देती हूँ, इसे लैम्डा 2, लैम्डा 3 हमें निकालना है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें देखिए, जो डायगोनल में एंट्रीज होती हैं, दिस इज इक्वल टू ट्रेस, ट्रेस इज इक्वल टू सम ऑफ आइगन वैल्यूज, ठीक है ना, सम ऑफ लैम्डास। तो यहाँ पे मुझे ट्रेस मिल रहा है 5। सो एक आइगन वैल्यू तो मेरी है 1, दूसरी है 2, तीसरी हमें फाइंड आउट करनी है। अब बाय ऑप्शन चेक करते हैं, ठीक है। -2 हो नहीं सकता क्योंकि मुझे सम 5 चाहिए, 3 हो नहीं सकता, सम 5 चाहिए। सो हमें यहाँ पे जो आइगन वैल्यू मिलेगी दूसरी, दैट इज ऑल्सो 2, बिकॉज 2 + 2 + 1 इज इक्वल टू 5, ठीक है। आप इसे सॉल्व भी करेंगे तो आपको आइगन वैल्यूज 1, 2, 2 मिल जाएंगी। अब बचे आपके दो स्टेटमेंट्स, एक कह रहा है कि डायगोनालाइजेबल है आपका मैट्रिक्स, और दूसरा कह रहा है आइगन स्पेस ऑफ ईच आइगन वैल्यू हैज डायमेंशन 1। यहाँ पे दोनों में से कोई एक चीज करेक्ट होगा, ठीक है। बट हमारे पास यहाँ पर आइगन वैल्यूज क्या मिल रही है, 1, 2, 2। तो अब ये डायगोनालाइजेबल होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा एएम और जीएम के अकॉर्डिंग। अब लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए एएम और जीएम तो सेम है, दैट इज इक्वल टू 1। अब लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए एएम की वैल्यू क्या है, 2। जीएम जब आप कैलकुलेट करेंगे, दैट इज नॉट इक्वल टू 2। आप इसको सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं, डायगोनल में आपका ये हो जाएगा, -2 करेंगे, सो दिस इज -2, -1, 0 फर्स्ट रो, सेकंड में हो जाएगा 1, 0, -1, थर्ड में हो जाएगा 1, 1, 1, ठीक है ना। जब हम इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है ना, इसको ऑपरेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा ऐड करके, दिस इज -1, दिस इज 0 एंड दिस विल बी 1। आपके पास जो सेकेंड रो 1, 0, -1, अगर मैं नेगेटिव साइन ले लूं कॉमन तो ये सेम ही आ गया। इट मीन्स यहाँ पे मुझे नॉलिटी क्या मिल जाती है, 1। एएम की वैल्यू है 2, नॉलिटी यानी कि जीएम की वैल्यू है 1। एएम जीएम जब इक्वल नहीं है, आपको डायगोनालाइजेशन नहीं मिलेगा, तो डी बी रॉन्ग। तो हमने ए बी डी को डिस्कार्ड कर दिया, तो सी इज द करेक्ट आंसर। सो बाय द एलिमिनेशन हमें करेक्ट आंसर मिल जाता। तो कभी कभी डायरेक्ट ना मिलके क्वेश्चन हम इनडायरेक्टली सॉल्व करते हैं बाय एलिमिनेटिंग द रॉन्ग आंसर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास अलजेब्रा का क्वेश्चन है, एक सेट है S 1 to 100 है यहाँ पे, इसका एक सबसेट है A 1, 2 to 10, एक सबसेट है B जहां 41, 42 अप टू 50 है। हमें बताना है S के टोटल सबसेट क्या होंगे जो आपको A एंड B के साथ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन दे। अब जब भी हम इंटरसेक्शन की बात करें, नॉन एम्प्टी की बात करें, 5 तो कॉमन होता ही है। नॉन एम्प्टी मतलब हो सकता है एक कॉमन हो सकता है 2 एलिमेंट्स कॉमन हो सकता है 3 एलिमेंट्स कॉमन हो, तो हम एटलीस्ट 1 लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो फॉर ए टोटल सबसेट कितने हो जाएंगे, 2 to the पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए 10 है, ठीक है, ए के लिए। बी के लिए भी 2 to the पावर n, कार्डिनलिटी कितनी है 10, ये टोटल सबसेट हो गए। बिकॉज मुझे ए में एटलीस्ट एक कॉमन एलिमेंट चाहिए एस से, सो आई कैन से 2 power 10 - 1। इतने डिफरेंट वेज हो सकते हैं, एटलीस्ट 1 है तो वो एक माइनस हो जाएगी वैल्यू, ठीक है ना। बिकॉज मुझे एटलीस्ट 1 चाहिए, हो सकता है 2 हो सकता है 3 कॉमन हो, ठीक है। तो एटलीस्ट 1 लेके चली, तो मुझे ए के लिए इंटरसेक्टिंग एलिमेंट्स मिल गए 2 power 10 - 1 वे, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ वेज चाहिए। सिमिलरली फॉर बी 2 power 10 - 1 वेज से हम नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। अब हमारे पास एस में 10 एलिमेंट्स यहां चले गए, 10 एलिमेंट्स यहां चले गए, बचे कितने एलिमेंट्स, 80 एलिमेंट्स। अब ये एस के 80 एलिमेंट्स उस इंटरसेक्शन में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, पॉसिबिलिटी है। सो इट मीन्स जो टोटल आउटपुट होगा नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन का, दैट डिपेंड्स 2 to the power 80 into for A 2 power 10 - 1 and for B 2 power 10 - 1 and the answer will be this 2 power 80 2 power 10 - 1 whole square। इस तरीके से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स जो मिलेंगे वो नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन के
2 पावर 80 इंटू 2 पावर 10 माइनस 1 होल स्क्वायर मिलेंगे, क्योंकि जब भी हम इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं हमें एक कॉमन एलिमेंट भी मिल जाएगा तो नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन हो जाएगा। अब हमारे पास नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन में 1 2 3 4 एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, इसलिए हम एटलीस्ट 1 वाला ऑप्शन लेके चलेंगे। एटलीस्ट 1 भी कॉमन आ जाता है तो हमें नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन मिल गया। सो फॉर ए फॉर बी डिफरेंट चॉइसेस लेके टोटालिटी में हमें आंसर मिल जाता है ऑप्शन सी। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन भी आपका लीनियर अलजेब्रा का है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। यहाँ पे ए आपका 4x4 मैट्रिक्स है, इसकी आइगन वैल्यूज दे रखी है। हमारे पास बी के लिए ए के अकॉर्डिंग रिलेशन दे रखा है, हमें ट्रेस ऑफ ए प्लस बी चाहिए। ट्रेस मतलब आइगन वैल्यूज का सम, ए की आइगन वैल्यूज है, बी की आइगन वैल्यूज निकालनी है। अब बी की डिपेंडेंसी की पूरी ए पे है, तो अगर मैं बी के लिए आइगन वैल्यूज निकालू, सो अगर ए की आइगन वैल्यू -1 लेके चलूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी के लिए, दिस इज 1, दिस इज -5 प्लस 5, दिस इज इक्वल टू 1। अगर मैं लेके चलू 1 तो दिस इज 1 -5 प्लस 5, दिस इज इक्वल टू 1। 1 के अकॉर्डिंग फिर से मुझे 1 ही मिलेगा आइगन वैल्यू। एंड इफ -2 है तो -2 पावर 4 16 -20 एंड दिस इज 5, दिस इज अगेन 1। सिंपली आपने लेमडा की वैल्यू 1/1 ए के अकॉर्डिंग रखनी है। ये आपको बी की आइगन वैल्यूज मिल गई, ये ए की आइगन वैल्यूज हैं। हमें क्या चाहिए, ए प्लस बी की आइगन वैल्यू, तो सम कर दो। ए प्लस बी की आइगन वैल्यूज क्या हो जाएगी, -1 एंड 1, 0, 1 एंड 1, 2, 1 एंड 1, 2, 2 एंड 1, सॉरी -2 है ना, -2, दिस इज इक्वल टू -2 प्लस 1, -1। सो ए प्लस बी की सारी आइगन वैल्यूज मिल गई। सो फॉर द ट्रेस ऑफ ए प्लस बी हमें क्या करना है, सीधे सीधे सबको सम कर लीजिए। 4 - 1, दिस इज इक्वल टू 3। सो आंसर इज दिस वन। ओके जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है अलजेब्रा का। यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप, ऑर्डर दे रखा 36 का। जब भी आपको किसी ग्रुप का ऑर्डर दे दिया n, साइक्लिक ग्रुप के लिए जो टोटल नंबर ऑफ जनरेटर होते हैं दिस इज इक्वल टू 5n। आपको यूलर फंक्शन का सीधे सीधे यूज करना है। सो यहाँ पे कार्डिनलिटी 36 है, तो टोटल नंबर ऑफ जनरेटर इज इक्वल टू 536। इसको आप सेपरेट कर लीजिए, 4 × 9, 4 and 9 ऐसे हैं जिनका GCD 1 मिलेगा। जब भी आपको किसी कंपोजिट नंबर को दो नंबर्स में आपने तोड़ दिया जिनका GCD 1 है, तो यू कैन फाइंड आउट 5 4 × 5 9, इसको कैलकुलेट कर लोगे। अगेन एक और फॉर्मूला था हमारे पास यूलर फंक्शन का, प्राइम का स्क्वायर का 5 वैल्यू निकालनी है, तो यू कैन सॉल्व इट p² - p1। ठीक है, p इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, यू कैन जनरली टेक n पावर, दिस इज n, दिस इज n - 1। ठीक है ना, जनरल फॉर्मूला है। तो हमारा यहाँ पे 5 4 की वैल्यू हो जाएगी 4 - 2 एंड 5 9 की वैल्यू हो जाएगी 9 - 3। सो द टोटल वैल्यू इज इक्वल टू 2 × 6, आंसर है आपका 12। सीधे सीधे 5 फंक्शन का, यूलर फंक्शन का यूज करके टोटल नंबर ऑफ जनरेटर साइक्लिक ग्रुप के लिए हम निकाल सकते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, टेलर सीरीज है। आपके पास क्या करना है, ये फंक्शन दे दिया fz। ठीक है, इस fz के लिए आपको टेलर सीरीज अकॉर्डिंग टू z इज इक्वल टू 1 निकाल के फिर उसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी निकालनी है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास होगा क्या कि जहां भी z है ना, कोशिश करेंगे z को z - 1 कन्वर्ट करने की। आप कुछ ऐड करेंगे, कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ सेपरेट करेंगे। जहां भी z है z - 1 के अकॉर्डिंग हर एक टर्म को आप रिप्रेजेंट करोगे, तो ये बहुत लंबा वे हो जाएगा। ठीक है ना, वी नो दैट जब भी हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी की बात करते हैं फॉर टेलर सीरीज, आपको सीधे सीधे डिस्टेंस निकाल लेनी है, डिस्टेंस बिटवीन सिंगुलैरिटी एंड द पॉइंट। बिकॉज होता क्या है, मैंने कहा यहां पर z इज इक्वल टू 1 के अकॉर्डिंग आपको क्या चाहिए, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी। ये है आपका क्या, z इज इक्वल टू 0। वाई आई एम टेकिंग z इज इक्वल टू 0 हियर,
क्योंकि डिनोमिनेटर में z इज इक्वल टू 0 रखने पे आपका फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा। इसका मतलब ये z इज इक्वल टू 0 क्या है, सिंगुलैरिटी है, मतलब यहाँ आपको डिफरेंशिएबिलिटी नहीं मिलेगी, एनालिटिसिटी नहीं मिलेगी। तो आप जब इसको डायग्राम को ड्रॉ करोगे, आपको यहाँ पे z इज इक्वल टू 1 है ये, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो सर्कल ऑफ कन्वर्जेंसी मिलेगी, कन्वर्जेंसी अंदर मिलेगी, बाहर आपको क्या मिलेगी, डाइवर्जेंसी मिलेगी। सो जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी होगी दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, बट 0 नहीं होगी, ठीक है। अदरवाइज आप डिस्टेंस भी निकालोगे तो अंडर रूट 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर करोगे, सो द डिस्टेंस इज इक्वल टू 1, आंसर विल बी बी। तो आप डायग्राम से करिए या डिस्टेंस निकाल लीजिए सिंगुलैरिटी एंड पॉइंट के बिटवीन, तो भी आपको टेलर सीरीज के लिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी मिल जाती है। जस्ट आपको उस पॉइंट की और सिंगुलैरिटी दोनों के बीच की डिस्टेंस चाहिए। सिंगुलैरिटी यहाँ पे है z इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस का। क्वाड्रेचर रूल दे रखा है आपके पास और आपको जो पॉलिनोमियल चूज करना है दैट इज डिग्री 2 और लेस देन 2 ले सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी। तो जनरली जब हम क्वेश्चन करते हैं, आप फंक्शन को सपोज करते हो कोई कांस्टेंट वैल्यू, आप x ले सकते हो, x स्क्वायर ले सकते हो, ठीक है ना, डिग्री 2 तक ले सकते हैं। अब हमें यहाँ पे थोड़ा स्मार्ट चॉइस लेनी है, ऐसा कुछ ले जिससे हमें a b c की वैल्यू सेपरेट ना मिलके फटाफट हमें a प्लस बी प्लस सी मिल जाए। क्यों, यहाँ पे कंसंट्रेट करिएगा आप इंटरसेक्शन पे। देखो 1 माइनस 1 है, ठीक है। आपके पास अगर ऑड फंक्शन मिलता है तो वो आपको वैल्यू दे देगा 2 इंटू समथिंग। अगर आपके पास मिल गया इवन वैल्यू, इवन पावर, तो इवन पावर में क्या हो जाता है, नेगेटिव का पावर भी अगेन वही हो जाता है। तो जब आप लोअर एंड अपर लिमिट रखोगे तो दैट बिकम्स 0, ओके। सो सबसे पहले मैं एफ एक्स इज इक्वल टू 1 ले लेती हूँ, ठीक है। जैसी मैं फंक्शन 1 लेती हूँ, इंटीग्रेट करके मुझे क्या मिलेगा, x। जब भी आपको ऑड पावर मिलेगी तो ऑड पावर के केस में लोअर लिमिट अपर लिमिट रखने पे आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2, क्योंकि होगा क्या, दिस इज 1 माइनस माइनस 1 दैट बिकम्स 2, ठीक है ना। और इधर से एफ एक्स मैंने 1 लिया, सो दिस विल बी a, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, डेरिवेटिव विल बी 0 फॉर 1। तो यहां से मुझे a की वैल्यू 2 मिल गई। अब यहीं पे अगर मैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लेती हूँ तो इंटीग्रेट करके एक्स स्क्वायर बाई 2 मिलेगा। लोअर लिमिट अपर लिमिट रखने पर जब मेरे पास इवन पावर है, ऑड पावर में तो क्या हो जा रहा है, सम हो जा रहा है। इवन पावर में क्या होगा, दिस विल बी 1 बाई 2 एंड माइनस 1 के लिए भी दिस विल बी 1 बाई 2। बाहर बीच का जो नेगेटिव है दैट विल बी 0 हियर लेफ्ट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड से क्या हो जाएगा, दिस इज ए एफ माइनस 1, सो दिस इज ए, फंक्शन मेरा x है तो माइनस 1 के अकॉर्डिंग माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। आपके पास है एफ डैश 0, सो यहाँ पे एफ डैश की वैल्यू 1 आ जाती है, ठीक है। आप एफ डैश 0 लो, एफ डैश 1 लो, दिस इज अ कांस्टेंट नंबर तो आपको वैल्यू 1 मिलेगी। सो दिस इज माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ओके। तो यहां से मुझे क्या मिल जाता है, माइनस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड b प्लस सी इज इक्वल टू a, बट a को हमने कैलकुलेट किया था, दिस इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। तो a की वैल्यू 2 आई, b प्लस c की वैल्यू भी 2 आई। हमें क्या निकालना है, a प्लस b प्लस c, दिस इज इक्वल टू 4, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। सो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 4, ओके। तो इस तरीके से हमें वैल्यू चूज करनी है, बिकॉज आपके पास एफ डैश है, एफ डैश 0 है, एफ डैश 1 है, यू कैन चूज एनी कांस्टेंट, एक्स पावर 1, एक्स पावर 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट को देखते हुए हमें ध्यान रखना है कि इवन पावर आपको वैल्यू 0 दे देती है, ऑड पावर आपको वैल्यू सम होके 2 दे देगी, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू दिस हम इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन है ये। आपके पास एक सर्कल दे दिया गामा, मॉड z इज इक्वल टू 3/2 के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे इंटीग्रेशन गामा e टू द पावर आइटा पाई z अपॉन z माइनस 1 z माइनस 2 आइटा स्क्वायर dz इज इक्वल टू 2 पाई आई सी, ठीक है। कॉशी इंटीग्रल थ्योरम का यूज किया गया है। सबसे पहले आप जब भी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आते हो, सबसे मेन कॉन्सेप्ट है वहां पे सिंगुलैरिटी, क्योंकि किसी सिंगुलैरिटी के अकॉर्डिंग ही आपको रेजिड्यू मिलती है, आपको इंटीग्रेशन की वैल्यू मिलती है।
तो जब हम बात कर रहे हैं मॉड z इज इक्वल टू 3/2, डिनोमिनेटर आपको देता है सिंगुलैरिटी, तो z इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 2 आइटा, ये दो सिंगुलैरिटी है। लेकिन जब मॉड z इज इक्वल टू 3/2 है तो z इज इक्वल टू 1 तो यहाँ लाई करेगा, 3/2 से लेसर है z की वैल्यू 1। बट जब हम z इज इक्वल टू 2 आइटा लेते हैं तो वो इसमें नहीं एग्जिस्ट करेगा, आउटसाइड एग्जिस्ट करेगा। किसी भी सर्कल के अकॉर्डिंग आपको सिंगुलैरिटी मिलती है, सिंगुलैरिटी इसके अंदर होनी चाहिए, अगर वो बाहर है तो वो पॉइंट सिंगुलैरिटी नहीं होगा। इस कॉन्सेप्ट से आपका जो ये इंटीग्रल वैल्यू है e टू द पावर आइटा पाई z अपॉन z minus 2 iota whole square, this is your function upon z minus 1। यहाँ पे हम कॉशी थ्योरम का यूज करेंगे, यहाँ पे पावर है 1, सो आपको दिस वैल्यू इज इक्वल टू मिलती है 2 पाई आइटा f1, जहां फंक्शन आपका ये पूरा है। जो भी आपके पास डिनोमिनेटर होता है, अगर ये दोनों सिंगुलैरिटी होती तो यू कैन डू दिस क्वेश्चन अनदर वे, लेकिन जब आपके पास एक सिंगुलैरिटी है एक नहीं है तो वो जो रिमेनिंग पोर्शन है न्यूमरेटर के साथ मिलके आपको नया फंक्शन दे देता है। बिकॉज पावर यहाँ पे 1 है सो आपको f1 मिलता है, अगर पावर यहाँ पे 2 होती तो आपको f'1 के अकॉर्डिंग सॉल्व करना होता है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉशी थ्योरम, ठीक है ना, कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला। एंड अब इसको सॉल्व करते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 2 पाई आई, फंक्शन की वैल्यू 1 पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा e टू द पावर आइटा पाई, z की वैल्यू मैंने 1 रख ली, नीचे हो जाएगा 1 माइनस 2 आइटा स्क्वायर, ठीक है ना। वी नो दैट e टू द पावर आइटा थीटा यूलर थ्योरम से क्या हो जाता है cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, बिकॉज यहाँ पे पाई है तो cos पाई साइन पाई हो जाएगा, दिस इज 0, cos पाई इज -1, सो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई आइटा e टू द पावर आइटा पाई आपका -1 हो जाता है, दिस इज -2 पाई आई अपॉन 1 माइनस 2 आइटा स्क्वायर। बट हमें क्वेश्चन में दे रखा दिस इज इक्वल टू 2 पाई आइटा सी, हमें सी की वैल्यू चाहिए, सो सी हमारा आ गया -1 अपॉन a माइनस बी होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग दिस विल बी c इज इक्वल टू -1 अपॉन -3 -4 आइटा, इसको हम नेगेटिव रिजॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ c की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 3 प्लस 4 आइटा, ठीक है ना। बट हमें c की वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए मॉड ऑफ सी, सो मैग्नीट्यूड ऑफ सी मीन्स हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, सो दिस विल बी 1 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दिस इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 25, दिस इज इक्वल टू 1/5, आंसर है ये, ठीक है ना। बिकॉज आपको सी का मैग्नीट्यूड निकालना है, सो जो भी वैल्यू आपको आइटा में मिली उसका टोटल मैग्नीट्यूड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के अकॉर्डिंग आप निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है जी। तो ये कुछ क्वेश्चन थे सीएसआई नेट फरवरी 2022 के कुछ पार्ट बी के क्वेश्चन, और ऐसे ही हम कुछ पार्ट बी के क्वेश्चन, पार्ट सी के क्वेश्चन, पार्ट ए के क्वेश्चन आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन अनअकैडमी, वहां पर मैं सीएसआई नेट की प्रिपरेशन करवा रही हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।